आज मेरे पति आनंद की बरसी है। पूरे 2 साल हो गए उनको गुजरे हुए। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब उनकी याद ना आई हो। बेटा बेटी की अपनी जिंदगी है। तनाई में आनंद की कमी खलती है। कभी कभी जी घबराने लगता तो बेटियों को फ़ोन लगाकर अपने दिल का हाल कहकर खुद को बहलाने की कोशिश करती। वे हमेशा यही नसीहत देती, मम्मी पापा नहीं रहे, आप बेकार उनके बारे में सोच सोच कर अपना मन खराब करती है। बेहतर होगा हालातों से समझौता करे और बेटे बहू में दिल लगाए। भगवान ने पहले मुझे क्यों नहीं उठा लिया? रूंधे कंठ से बोली। फिर वही बेतुका तर्क, इसमें कोई क्या कर सकता है? बेटी सुकन्या चिढ़ती। जैसे ही फ़ोन कटता मैं फिर से आनंद के ख्यालों में डूब जाती। मैं 32 साल की थी जब मेरी शादी आनंद से हुई। पापा ने अनगिनत जगह पर मेरे रिश्ते की बात चलाई, मगर हर जगह मेरे उभरे हुए दांतों की वजह से फोटो तक की बात सीमित होकर रह जाती। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, अच्छे अंकों के साथ एमएड कर रखा था, परंतु आज के नुमाइशी ज़माने में मेरी एकेडमिक योग्यता खास मायने नहीं रखती। सबको सुंदर लड़की की तलाश थी। मम्मी पापा लगभग निराश हो चले थे। मम्मी ने तो मान भी लिया था कि अब शायद ही मेरे हाथ पीले हो। ऐसे में आनंद के यहाँ रिश्ते का पक्का होना अंधेरे में रोशनी की तरह था। आनंद एक साधारण परिवार से थे। पिता की जगह सरकारी नौकरी लगी थी। 2 भाई के अलावा विवाह योग्य बहन की जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने मेरे पिता द्वारा दी गई दहेज की रकम से पूरा कर लिया। मुझे कोई एतराज नहीं था। शादी के 2 साल बाद मैं जुड़वा बेटी की माँ बनी। जानकर सबका मुंह लटक गया। मम्मी तो इस कदर निराश थी मानो उन्हीं को इनकी शादी के लिए जूझना होगा। जब भी मेरे घर आती उनका चेहरा मुरझा रहता। एक दिन मुझसे रहा ना गया। बोली, मम्मी आपको देखती हूँ तो मेरी भी दिल डूबने लगता है जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया है। अपराध ही हुआ है, वरना भगवान इतना बड़ा दंड ना देते। हो सकता है ये मेरे लिए वरदान हो। कहने के लिए मैंने तो कह दिया, मगर अंदर ही अंदर दिल में कसक थी कि काश एक लड़का होता तो क्या बुरा था। इस बीच आनंद मेरी नौकरी के लिए फॉर्म भरते। एक दिन मुझे आयोग से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और मैं अध्यापिका के लिए चुन ली गई। मेरी नियुक्ति आनंद के ही शहर में हुई। यह खुशी का विषय था। आमदनी बढ़ी तो घरवालों का आर्थिक असंतुलन सुधर गया। आनंद घर का खर्चा उठाते, वही मैं दूसरे खर्चे उठाती। साथ ही बैंक में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रुपये भी जमा करने लगी। आनंद की बचत कम ही हो पाती। 6 महीने हंसी खुशी बीते। एक रविवार आनंद कहने लगे, मेरी कमाई ज़्यादा बचती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मकान का भाड़ा तुम दे दिया करो। बचती नहीं, यह तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। अभी तक आप ही तो देते आ रहे थे। हाँ, कम बचता होगा तो क्या हुआ, मैं तो बचा रही हूँ। मैं बोली, अब नहीं दे पाऊँगा। क्यों? कौन से खर्चे बढ़ गए हैं? आपके बच्चों की फीस, बिजली का बिल, कपड़े, किताब काफ़ी में मैं ही खरीदती हूँ। आप सिर्फ खाने का सामान और मकान का किराया देते हैं। इतना कम है क्या? आनंद चिढ़े। ठीक है, मैं दे दिया करूँगी कहकर मैंने विवाद टालना चाहा, मगर यह कहना नहीं भूली कि आपकी नज़र मेरी तनख्वाह पर है। जो गलत है, मैं और आप अलग थोड़ी है। कुछ गलत नहीं है। आनंद तेज में आ गए। आज जो भी हो तुम मेरी वजह से हो। ना मैं फार्म भरवाता, ना ही तुम नौकरी कर पाती। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा हक है। अजीब तर्क है। योग्यता कोई मायने नहीं रखती।
माना कि आप मेरे लिए प्रयासरत थे, किसी गैर के लिए तो नहीं। मैं कमा रही हूँ तो किसके लिए? परिवार के लिए। योग्यता के सवाल पर आनंद चिढ़ गए। उन्हें लगा इस बहाने में उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ। सवाल उठना लाजमी था। इसमें शक नहीं कि मैंने अपनी मेरिट के बल पर यह नौकरी पाई, जबकि आनंद को पिता की जगह जॉब मिली। वे मात्र स्नातक थे। इसके बावजूद मैंने आनंद से सामंजस्य बनाकर रखना चाहा, परंतु जब से मेरी नौकरी लगी वे कुछ बदले बदले से लगे। घर खर्च में कंजूसी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वे आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर रहने लगे। मुझे ऐतराज ना था, यह सोचकर कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे उनकी तनख्वाह से खर्च हो या मेरे। इसके विपरीत जब उनकी बचत बढ़ी तो वे अपने छोटे भाइयों के लिए पैसे भेजने लगे। दोनों भाई शादीशुदा थे। गांव में पैतृक जमीन थी। वे उसी से अपनी जीविका चलाते थे। मुझे लगा जब खेती से काम नहीं चल रहा है तो कोई और काम करे, मगर नहीं, वे दोनों हाथ पर हाथ धरे आनंद की खैरात पर निर्भर हो गए। मुझे 50,000 रुपये चाहिए। भाइयों को खाद की दुकान खुलवानी है। एक दिन आनंद बोले, मैं क्यों दूं? आपके भाई है, आप दीजिए। यह मत भूलो कि जिस कमाई पर तुम इतरा रही हो वह मेरी वजह से है। आनंद की बात से मैं जल भून गई। बार बार एक ही ताना। मैं अजीज आ चुकी हूँ आपके तानों से। मैं बिफरी। आपको लगता है कि मैं इतरा रही हूँ तो ऐसा ही समझ लीजिए। मेरी कमाई मेरे बच्चों के लिए है। कुछ सोचकर आनंद बोले, मैं रुपया लौटा दूंगा। मैंने उन पर भरोसा करके रुपये दे दिए। 2 साल गुजर गए। मुझे एक सोने की सिकड़ी खरीदनी थी। इसी बहाने रुपये मांगे तो उखड़ गए। क्या जरूरत है सोने में रुपया फंसाने की? बेचो तो कुछ मिलता भी नहीं। कमा रही हूँ तो क्या अपने शौक भी पूरे नहीं करूँ? आपसे तो मांग नहीं रही हूँ। आप बस मेरे 50,000 दे दें। यह फिजूल खर्ची है। अपने भाइयों पर रुपया लुटाते हैं, वह क्या है? मेरे भाइयों का नाम मत लो। मैं एक धेला भी देने वाला नहीं। आनंद ढिठाई पर उतर आए। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा हक है। आपकी तनख्वाह पर भी मेरा हक है। बताइए कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? तुम मेरा हिसाब लोगी? क्यों नहीं ले सकती? आप मेरा हिसाब ले सकते हैं तो मैं आपका क्यों नहीं ले सकती? मैं क्या अय्यासी में पैसे लुटाता हूँ तो क्या मैं कूड़े में फेंकती हूँ? परिवार पर ही तो खर्च करती हूँ। मेरे पास पाई पाई का हिसाब है। आपकी कमाई कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। पहले तो बिना नानू करके खर्च करते थे, परंतु जब से मैं कमाने लगी हूँ आप रोते ही रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई, आप उन्हें काहिल बना रहे हैं। जब वे अपनी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं थे तो क्या जरूरत थी उनकी शादी करने की? क्या उनके पत्नी बच्चे आपकी जिम्मेदारी है? क्या यही सोचकर मुझे लाए थे कि मेरी कमाई से मेरा घर चलेगा और आपकी कमाई से आपके काहिल भाइयों का घर? जबान संभाल कर बात करो। आनंद तेज में आ गए। संभाली रही हूँ, वरना कब की छोड़ चुकी होती। चली जाओ। रोका किसने है? चली जाऊंगी। इस मनहूस मकान में मेरा मन नहीं लगता। एक जमीन तक तो खरीद नहीं सके। अपनी कमाई से खरीद लेना। खरीद लूंगी। आपका वश चले तो जिंदगी भर किराए के ही मकान में सन्ना पड़ेगा। उस दिन की बहस से एक बात साफ हो गई कि आनंद के मन में क्या है। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि कैसे आदमी से पाला पड़ा है जो अपनी पत्नी के प्रति गैर जैसा नजरिया रखता है। हमारी कमाई उसकी कमाई, इसके आगे कुछ नहीं होता। पति पत्नी संबल होता है। यह तो दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा है।
अपने बच्चे की फिक्र नहीं, भाइयों के लिए कर रहे हैं। करे, मैंने कौन सा मना किया है, परंतु मेरी कमाई पर नज़र रखने का उनको क्या हक है। मेरी आंखें भर आई। ना उन्होंने मुझे रुपया लौटाया, ना ही मैंने तकाजा किया। तीज आने वाली थी। मेरी छोटी बहन ने लखनऊ से कुछ साड़ियाँ की फोटो भेजी थी। साड़ियाँ सुंदर और महंगी थी। ख्वाहिशी रही ऐसी साड़ी पहनने की। आनंद से कहना ही बेकार था। ऐसी साड़ियाँ खरीदने के लिए वे पति कैसे होते होंगे जो खुद पहल करते हैं अपनी पत्नियों के लिए कि वे सुंदर दिखे। आनंद ने तो भूल से भी मुझसे नहीं कहा कि किसी तीज पर मैं तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लो, रुपये मैं दे दूंगा। हिम्मत करके मैंने 2 साड़ियों का ऑर्डर दिया। आनंद से बताना मुनासिब नहीं समझा। साड़ियाँ अलमारी में छुपा कर रख दी। उनकी नज़र पड़ेगी तो 1000 सवाल पूछेंगे। खुद को नहीं बदला तो मुझे क्या बदलेंगे। वही गिने चुने पैंट शर्ट, कितना कहा कि नए बनवा लीजिए। लोग देखकर यही कहते होंगे कि कैसी पत्नी है जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती। आनंद बोलते, मैं तुम्हारी तरह रईस खानदान का नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। सोचती कम से कम मुझे ही पहनने देते, यह भी अड़ंगा लगा देते। क्या ज़रूरत है फिजूल खर्ची की। बहरहाल मैंने इन साड़ियों को तब पहनने का मन बनाया जब इनकी नज़र ना पड़े। ऐसे ही ख्वाहिश के साथ 2 साल गुजर गए। मेरे छोटे भाई की शादी थी। यही अवसर था उन साड़ियों के पहनने का। कब और कैसे पहनूं, इसी उधड़बुन में थी। पहन लिया तो ज़रूर पूछेंगे कि साड़ियाँ कब खरीदी, कितने में खरीदी तो बताया क्यों नहीं। बिना चोरी के मैं अपराधिनी हो जाती। कभी कभी मन यह सोचकर खराब हो जाता कि मैंने नौकरी ही क्यों की। घर बैठती तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम बच्चों की ढंग से देखभाल तो कर पाती। आज हालत यह है कि ना बच्चों की परवरिश से ठीक से हो पाई और ना ही कमाने के बावजूद अपने ढंग से जी पा रही हूँ। रोज़ 10 किलोमीटर स्कूल के लिए सुबह से निकलो तो आते आते शाम हो जाती। इतना खटकने बाद आकर खाना बनाओ। नौकरानी के भरोसे छोटे बेटे को छोड़कर जाती। फल दूध सब पर्याप्त मात्रा में होता तो भी बेटे के स्वास्थ्य में खास फर्क नहीं दिखता। वह दुबला पतला ही रहा। नौकरानी का क्या भरोसा, खुद ही फल खा जाती होगी। कौन देख रहा है। जितनी देर स्कूल रहती ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता। दोनों बेटियां समझदार हो गई थी। 3 बजे तक घर आ जाती। उनके आने के बाद नौकरानी अपने घर जाती। इस बीच बेटे की चिंता बनी रहती। इतनी शारीरिक मानसिक परेशानियों के बाद आनंद का रवैया मेरे प्रति नहीं बदला था। छोटे भाई की शादी निपट गई, मगर उस साड़ी को पहनने की नौबत नहीं आई। बहनों ने सलाह दी कि पहन लो, कह देना मैंने गिफ्ट दी है, परंतु मेरे मन को गवारा ना था। साध धरी की धरी रह गई। समय गुजरता रहा। बेटा आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया। वही दोनों बेटियां भी में से एक बैंक तो दूसरी सरकारी स्कूल में अध्यापिका हो गई। मेरी शादी का 25वां साल था। बेटियां ने जीत करके आनंद को सालगिरह मनाने के लिए तैयार कर लिया। उस रोज मैंने निश्चय किया कि उस साड़ी को पहनूंगी। कम से कम उस दिन तो ये मना नहीं करेंगे। सबको खबर दे दी। सब आने के लिए तैयार थे। आनंद के लिए नए कपड़ों का इंतजाम मेरी दोनों बेटियां ने किया। वर्षों बाद इस घर में खुशियां ने दस्तक दी। सिर्फ 4 दिन बाकी थे कि एक दिन आनंद दुर्घटना के शिकार हो गए। सड़क पर बड़ा सा गड्ढा था। उसमें पानी भरा था। वे भाप ना पाए और गड्ढे में स्कूटी चला दी।
गनीमत थी कि सिर पर चोट नहीं आई। पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। अचानक हमारी खुशियों को ग्रहण लग गया। डॉक्टर ने 1 हफ्ते उन्हें अस्पताल में रहने के लिए कहा। कितनी हसरत से बच्चों ने शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी की थी। वे उदास हो गए। मन तो मेरा भी उदास था, मगर यह सोचकर तसल्ली कर ली कि जान है तो जहान है। आनंद जब ठीक होकर आएंगे तो धूमधाम से मनाएंगे। आनंद की भर्ती का चौथा दिन था। आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी। कभी आनंद बारात लेकर हमारे घर आए थे। मैं दुल्हन बन नए युग में प्रवेश लेने की ख्वाहिश लिए अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। कितना मधुर पल था। अचानक मेरा मन अतीत के पन्नों में सिमट गया। चारों तरफ कितनी चहल पहल थी। शाम की आने वाली बारात को लेकर सब उत्साहित थे। सजने संवरने का क्रम जारी था। एक तरह नए जीवन साथी से मिलने की जिज्ञासा थी, वही दूसरी तरफ माँ बाप से बिछड़ने की पीड़ा। मम्मी पापा का ख्याल आते ही आंखों नम हो जाती। बेटी पराया हो रही थी। पापा की नज़र जब भी मुझ पर पड़ती वे भावुक हुए बिना ना रहे पाते। तभी बारात आने का शोर उभरा। सबसे नज़रें छुपाकर मैं छत पर चढ़ गई। मुंडेर की ओट से मैंने आनंद को देखने का प्रयास किया। तभी मौसी जी की नज़र मुझ पर पड़ी। तुम यहाँ? मैं लज्जा गई। नीचे जा कहकर अपने कपड़े ठीक करो, जयमाला होने वाली है। मैं जीने से उतरकर अपने कमरे में आई। लहंगे को दूसरी की मदद से दुरुस्त किया। जैसे ही बुलावा आया मैं धीमे कदमों से चलकर स्टेज तक आई, जैसे कि हम दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मम्मी क्या सोचने लग गई। मेरी बेटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। मैं अतीत से वर्तमान में आई। बेटी बोली, मम्मी क्यों ना आज हम केक मंगा कर पापा के साथ शादी की सालगिरह का जश्न मनाएं। पहले मुझे अटपटा लगा। आनंद की स्थिति देखकर मन विचलित था। जब से आनंद अस्पताल में थे मैं लगातार उनकी सेवा में थी। एक दिन चैन से नहीं सोई। ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? अच्छा होता यदि आनंद भी स्वस्थ होते। बेटियों ने जीत की। प्राइवेट वार्ड है। एक कमरे में केक काटकर पापा को विश करेंगे। अनंत मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने अलमारी से वही साड़ी निकाली जिसे बड़ी हसरत से खरीदा था। आज ना जाने कहाँ से इतना साहस आ गया कि मैंने खुद से किया वादा तोड़ दिया। जो होगा देखा जाएगा। अब नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी। पहनकर आईने के सामने खुद को निहारा तो आत्ममुग्ध हुई, बिना रहा सकी। बच्चों ने समवेत स्वर में मुझे बधाई दी। जैसे ही केक ले कर हम सब ने आनंद के कमरे में प्रवेश किया, उनकी नज़र मेरी साड़ी पर पड़ गई। इससे पहले वे कुछ पूछे, बच्चों ने याद दिलाया कि आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है, केक काटिए। बच्चों का हौसला देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उठ पाना उनके लिए संभव नहीं था, लिहाजा मैंने ही केक काटकर उनका मुंह मीठा करवाया। मौका देखकर आनंद धीरे से कहा, साड़ी तो बहुत सुंदर है, कब ली? 10 साल पहले। वे चौंक गए। अब पहन रही हो? डरती थी आप नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होऊंगा? आनंद ने अपराध बोध से निकलने की कोशिश की। क्यों नहीं होंगे? मैंने अपनी पसंद से पहली बार महंगी साड़ी खरीदी थी। बच्चों का मनोहार था या मेरी सेवाओं का प्रतिफल? आनंद को अपनी गलती का एहसास था। यह मेरे लिए राहत की बात थी। उनके आँखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को
यह कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।